वो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके लिए एक एक मौका हो जाता है कि जो आपकी वो है लिस्ट है वो धीरे धीरे, क्योंकि इधर भी जाएंगे बच्चे उधर भी जाएंगे, तो आपको चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें। आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हुई हैं और हर जगह निकलती रहती हैं। अगर किसी वैकेंसीज़ के बारे में आपको हमसे कोई क्वेरीज करना है, पूछना है, तो हमें आप बता सकते हैं, हम आपको वो जानकारी ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। जो छोटे बंदरगाह हैं बच्चों, वो संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार, छोटे बंदरगाह राज्य सरकारें, ये क्योंकि समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन राज्य सरकारें करती हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा है? विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है कौन सा? चेन्नई। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, केंद्र सरकार किस पर नियंत्रण करती है? बड़े बंदरगाहों पर। समवर्ती सूची में क्या शामिल है? जो छोटे बंदरगाह हैं। समवर्ती सूची किस में आती है? राज्य सरकारों में, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? वो विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि देश का कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो वो चेन्नई है। ये भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। तो बच्चों आज मैंने ये 8 शब्दावली आपको समझाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऐसे ही मैं आपको वीडियो देती रहूँगी। सीटेट का मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। अगर आप उन वीडियोज़ को पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट 100 नहीं 200% क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पर मिलेंगे। अब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और वो भी आपको शब्दावली के हिसाब से, पहले क्वेश्चन फिर ऑप्शन और फिर उनकी शब्दावली आपको समझाई जा रही, ताकि आपको पूरा ही जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही डीपली समझ में आ जाए। ये आपको टीजीटी, एलटी ग्रेड, पीजीटी सभी के लिए उतने बराबर ही बेनिफिशियल हैं। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये एक बुक है, बुक के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। ये कोई एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये पूरी शब्दावली है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। इससे क्या होता है, देखो बच्चों, जितने ज़्यादा बच्चे बैठते हैं ना कंपटीशन में, आपका जो कंपटीशन है उतना ही कम हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, अगर 2000 बच्चे बैठे हैं तो कहाँ पर मिलते हैं ये बच्चों? उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हैं। ये मार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम भारतीय प्रदेश के नगर श्रीनगर से कन्याकुमारी तथा पोरबंदर से सिलचर पूर्व पश्चिम को जोड़ता है। अब देखो बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, इसके लिए एक मैप भी समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये वीडियो देखें तो एक मैप लेके बैठें और जो ये शब्द आ रहे हैं देखें कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो है वो क्या है। ये राष्ट्रीय मार्ग, एक राज्य मार्ग होते हैं, एक राष्ट्रीय मार्ग होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कहाँ से ये मिलते, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलते हैं। ये मार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम भारतीय प्रदेश के नगर श्रीनगर से कन्याकुमारी पोरबंदर से सिलचर पूर्व पश्चिम को जोड़ता है। अब ये देखना होगा बच्चों, एक क्वेश्चन और आता है। उत्तर जो आपका भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, जिला मार्ग से, जो राजकीय मार्ग होते हैं वहाँ से, या ग्रामीण सड़कों से। भारत का 40% सड़क मार्ग। तो समझ लेते हैं, भारत की सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी विशालतम प्रणालियों में से एक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2.6% है, लेकिन इन पर कुल सड़क परिवहन का 40% यातायात होता है। देश में कुल यात्री यातायात का 85% है, या वो माल यातायात का 65% सड़क परिवहन के जरिए ही होता है। जो ये कुल लंबाई कितनी है? 2.6 है, लेकिन फिर भी इन पर कुल सड़क का परिवहन का 40% यातायात होता है। और इसके अलावा जो बचता है वो कैसे जाता है? देश में कुल यात्री यातायात 85%, माल यातायात 65% सड़क परिवहन के जरिए ही होता है। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है कहाँ पर है? तो हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। इसके नाम से ही पता चल रहा है नीमराणा, राणा करके कुछ ऐसा नाम फील हो रहा है कि जैसे ये राजस्थान की तरफ से हो। नीमराणा राजस्थान के भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर टिकाऊ आर्थिक विकास मॉडल की स्थापना की गई है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को स्थायी आधार प्रदान किया जा सके। देखो बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ये इतने, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिए, ज्योग्राफी का अगर आपने सेक्शन लिया है, ज्योग्राफी सिलेबस में ली है, तो आप ये समझ लो कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ज्योग्राफी समझना, और फिर उसको अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये नीमराणा राजस्थान के भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत इम्पोर्टेंट, 6 है, दक्षिण पूर्व गलियारे हैं, दक्षिण पूर्व पर जो पश्चिम गलियों मिलते हैं, ऐसे झांसी में, लखनपुर में या वाराणसी। तो बच्चों इसको देख ले, उत्तर जो कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में। अब क्वेश्चन जब आपसे पूछा तो आपको ये देखना होगा कि ये पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं या खाली नदियों के आसपास हैं। तो पूर्वी भारत का जो नक्शा है आप उसको देखेंगे, पूर्वी तटीय क्षेत्र कौन से हैं, या दक्षिणी तटीय क्षेत्र कौन से हैं, या उत्तरी तटीय क्षेत्र या पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अगर आप ऐसे देखते हैं तो आपको पूरा नक्शा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप बच्चों नक्शा पूरा जो मैप है आपका, जो भारत का नक्शा है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये 80 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में रिलायंस कंपनी द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज की है। उन्होंने, किसने खोज की है? रिलायंस कंपनी ने। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पर किसने खोज की है? रिलायंस कंपनी ने। इस खोजे गए क्षेत्र को रवा तेल क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसको किस नाम से पुकारा गया है? तो रवा तेल क्षेत्र के नाम से। संभावना है कि यहाँ सार्वजनिक गैस का भंडार है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या यहाँ गैस मिल सकती है, या संभावना है, या पाई गई है? तो ये एक संभावना है कि गैस का भंडार यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थित है। एक और क्वेश्चन आता, बहुत बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं बना था? बोकारो, भिलाई, राउरकेला या दुर्गापुर। तो इसको देख लेते हैं बच्चों। भारत में स्वतंत्रता के बाद इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई में क्रमशः ब्रिटेन, जर्मनी और रूसी फेडरेशन की पूंजी से इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। किसकी? ब्रिटेन और जर्मनी, रूसी फेडरेशन थी ये, उनकी पूंजी लगी थी और ये इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। ये कारखाने सेल अधीन हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बोकारो, झारखंड में एशिया का बृहत्तम संबंध कारखाना स्थापित किया गया था। तो ये एक बार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवा तेल क्षेत्र स्थित है, जैसे कि पूछा जाएगा कावेरी अप तटीय क्षेत्र में, या कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, या कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में। तो तटीय क्षेत्र पूछे जाते हैं गुजरात अप तटीय क्षेत्रों में। तो इसको देख लेते हैं बच्चों। इसका जो शब्दावली है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में के तट से 80 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति आशाप्रद है। तो हाँ, लेकिन फिर उसने ये पूछा कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध है, पर नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, बाहर से इसको मंगाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये शब्दावली ज़रूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। तो 4 ऑप्शन आएंगे आपसे, ऑप्शन में पूछा जाएगा। इसको देखो बच्चों, सिड्रापोग में जल विद्युत पावर स्टेशन भारत का पहला स्टेशन है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में पहला स्टेशन कब था जल विद्युत का? तो ये था सिड्रापोग में। यह भारत के दार्जिलिंग से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये पहला स्टेशन है, ये विद्युत पावर स्टेशन है। ये सिड्रापोग में जल विद्युत पावर, मतलब ये तो एक बिजली होती है, एक जल विद्युत होता है। तो ये सबसे पहले भारत का पहला स्टेशन है ये, और ये दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था। तो इसका था देख लेते हैं थोड़ा सा इसकी शब्दावली। देखो बच्चों, पूर्वी तटीय क्षेत्र में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में तट से 80 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में रिलायंस कंपनी द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज की है। हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, मैं आज आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, यानी कि भूगोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, 101% आते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम आपको आज उनकी जो परिभाषाएं हैं, शब्दावली है, वो समझा रहे हैं विद क्वेश्चंस। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, कथन और कारण करके पूछते हैं वो। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, या कारण पूछते हैं फिर भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो फिर उनके वो आपको वो देंगे, कूट देंगे और 4 कूट देंगे, आपको देखना ये गलत है, ये सही है, या दोनों सही हैं, इस तरीके से आपको कूट मिलेंगे। तो ये देखो कि जो ऊर्जा के स्रोत हैं, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है, यद्यपि भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है। यानी अगर ये पूछा जाएगा कि वो ठीक है, आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है, लेकिन इसका जो स्रोत है वो कम है और अल्प मात्रा में, इसके लिए आयात पर ही निर्भरता रहेगी, यानी कि ये बाहर से मंगाना पड़ेगा। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका से परमाणु ऊर्जा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए ज्ञातव्य है कि भारत में थोरियम बहुत आयात मात्रा में पाया जाता है। जो थोरियम है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर भी भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ